हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट का जो हमारा जनरल सेक्शन होता है उसके हिंदी के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। ये जो पेपर रहेगा वो टीजीटी 2022 का पेपर रहेगा। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे 2019 से लेकर 2023 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, एचटेट में मोस्टली नेगेटिव स्टेटमेंट ही मोस्टली पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं, रमेश पत्र लिखवाता है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें काम दूसरों से करवाया जाए। ठीक है, तो रमेश पत्र लिखवाता है यानी किसी से लिखवा रहा है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती है? जिसके अंतर काम किसी दूसरे से करवाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बालक छत पर खड़ा है। अकर्मक क्रिया। बहुत बच्चों की डाउट रहती है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। देखो, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो है कर्म नहीं होता। ठीक है, और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो है कर्म होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक ट्रिक फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले एक वाक्य के अंतर्गत कर्ता छांटना है। ठीक है, कर्ता और क्रिया छांटनी है। ठीक है, उसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है? कर्ता क्या होता है? जो कार्य को करता है। और क्रिया आप सबको पता ही है, क्रिया क्या होती है? खेलना, सोना, जागना, यानी जिसके अंतर्गत भी आपको एक्टिविटी दिखाई दे वो क्रिया होती है। देखो फिर से हम समझेंगे। आपको सबसे पहले एक वाक्य के अंतर्गत कर्ता और क्रिया छांटनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल में जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। बालक छत पर खड़ा है। कर्ता कौन है? कार्य को करने वाला, यानी बालक क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, खड़ा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो ये क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। सिर्फ आपको कर्ता और क्रिया छांटने के बाद जो भी इसके बीच में आता है यहाँ पर आपको क्या लिख कर देखना है। ठीक है, अगर आपको क्या का जवाब ठीक मिलता है, सही सेंस में मिलता है, तो वो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। और अगर आपको नहीं मिलता है तो वो होगी अकर्मक क्रिया। तो देखियो इस पे क्या है? बालक क्या खड़ा है, तो कोई सेंस नहीं बनी कि बालक छत पर खड़ा है, तो क्या का जवाब हमें नहीं मिला, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो ये हमारा ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। द्विकर्मक क्रिया। बिल्कुल ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? द्विकर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं। जैसे अध्यापक और बालक, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जो क्रिया बिना दो कर्ताओं के एक्टिव हुए बिना हो जाए। यानी यहाँ पर देखो दो कर्ता है, अध्यापक और बालक, इन दोनों के एक्टिव हुए बिना क्रिया हो जाए। ठीक है, जहाँ पर, तो ये हमारी होगी द्विकर्मक क्रिया। तो ये भी हमारी ठीक है। नेक्स्ट है, परिणीता जोर जोर से हंस रही है। तो इसमें हमें अकर्मक और सकर्मक बनाना है। अकर्मक सकर्मक के लिए सबसे पहले हमें कर्ता देखना है, जो कार्य करता है, तो वो क्या हो गई? परिणीता। हंस रही है, ये हमारी क्या हो गई? क्रिया। ठीक है, और इसके बीच में हमें क्या लगा कर देखना है? क्या। तो देखो परिणीता क्या हंस रही है, तो इसका सेंस भी नहीं मिला, तो ये हमारी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सकर्मक क्रिया, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं। तो देखो ध्वनिगत विशेषताएं कौन सी है ग व्यंजन की? देखो कै, ख, ग, ये जो हमारे वर्ग होते हैं, इसमें जो पहला और तीसरा वर्ग होता है वो कौन सा होता है? अल्पप्राण होता है। कौन सा होता है? अल्पप्राण होता है। ठीक है, और ग किस कहाँ से बोला जाता है? आप बोलकर देखोगे तो ये कंठ से हमारी आवाज़ आती है। तो कंठ, अल्पप्राण और सघोष होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका एक चार्ट होता है, आप 5 मिनट के अंतर्गत उसे रिवाइज कर सकते हो, प्लीज़ कर लेना, वर्ण विचार का, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
साध्यवाचरण शब्द की सही संधि विच्छेद है। तो साध्यवाचरण शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये साध्यवाचरण जो शब्द है ये कौन सी संधि है? ये हमारी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। कैसे पहचानोगे आप कि ये यण संधि है? जहाँ पर भी यानी किसी भी शब्द में अगर आपको य, र, वह दिखे और इससे पहले आधा व्यंजन दिखे, ठीक है, आधा व्यंजन दिखे, वो हमारी कौन सी होगी? यण संधि होगी। देखो यहाँ पर वह है, वह से पहले ध है यानी आधा व्यंजन है, ये हमारी हो गई यण संधि। ये भी पूछ लेते कि ये कौन सी संधि है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। इसमें हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, ये है उ प्लस ए बन जमा होकर वह बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साधु प्लस आचरण। तो ये क्या हो जाएगा? साधु प्लस आचरण, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस संधि का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके हम 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सु प्लस आगत, तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे? वह में। तो क्या हो जाएगा? स्वागत, ठीक है। तो यहाँ पे उ और आ मिलकर क्या मिल गया? साधवाचरण। नेक्स्ट चलते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? इसमें हमें बताना है, इसमें एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले है दर्शन दर्शनों। देखो दर्शन दर्शनों नहीं होता है। अगर आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो, एक वचन दो वचन एक वचन बहुवचन के अंतर्गत, तो आप क्या करो, सेंटेंस बनाकर देख सकते हो, ठीक है। जैसे दर्शन के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हम सब ताजमहल के दर्शन करने गए। देखो हम प्लूरल है, बहुवचन है, इंग्लिश का थोड़ा मिक्स मैच हो जाता है। हम क्या होता है? बहुवचन है, फिर भी इसके साथ क्या आया? दर्शन आया, इसलिए दर्शन का बहुवचन नहीं होता है। तो ये दोनों में एक समान रहता है, तो ये भी गलत है। प्राण प्राणों, देखो सभी के प्राण त्याग दो, तो यहाँ पर ये नहीं आया ना कि सभी के प्राणों को त्याग दो, ठीक है। तो प्राण प्राण हमारा सिंगुलर ही होता है, एक वचन ही होता है, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है नारी नारियों, तो ये हमारा ठीक है, इसमें हमें सही बताना था, तो नारी का नारियों हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है यह आपका महात्म्य है। यह आपका महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें हमें बताना कि कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि महात्म्य का मतलब अर्थ क्या होता है। ये होता है, महात्म्य का अर्थ होता है महत्व बढ़ाने का भाव, किसी की इम्पोर्टेंस बढ़ाने का भाव, ठीक है, महत्व बढ़ाने का भाव। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञाएं हमारी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है? जहाँ पर पूरे वर्ग समूह जाति का बोध हो। समूहवाचक जहाँ पर समूह की बात की जाती है। व्यक्तिवाचक जहाँ पर किसी विशेष का नाम लिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का, लड़का हो गया जातिवाचक। अगर इसमें से हम एक विशिष्ट व्यक्ति जैसे राम का नाम लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में यही एक पहचान होती है। जातिवाचक तो बहुत सारों का नाम होता है और व्यक्तिवाचक किसी स्पेशल पर्सन का नाम होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है जाह्नवी शब्द का प्राय है। तो इसमें प्रायवाची शब्द पूछा है कि जाह्नवी शब्द का कौन सा प्रायवाची है। देखो जाह्नवी जो है गंगा नदी का प्रायवाची शब्द है और जिसे मंदकानी नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। हमें बताना कि कौन सा विलोम गलत है। सबसे पहला है ग्रस्त और मुक्त। ये ठीक है, ग्रस्त क्या होता है? किसी से पीड़ित है, ठीक है, किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर पीड़ित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का और समष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि क्या होता है? समूह एक, और व्यष्टि क्या होता है? एक, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आविर्भाव और तिरोभूत। ये हमारा गलत हो जाएगा और इसमें हमें गलत ही बताना था। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव, ठीक है।
तिरोभाव का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम जाने तो अदृश्य हो जाना, ठीक है। और आविर्भाव का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। इसी तरह अर्वाचीन और प्राचीन ये भी ठीक है, तो इसमें हमें गलत बताना था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है, हमें बताना है कि कौन सी संधि है। देखो ग्रीस में बीच के शब्द हमेशा देखते हैं हम संधि के अंतर्गत बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा किस चीज़ में होती है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक बार हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो दीर्घ संधि कहाँ होती है, जहाँ पर आपको बड़ी मात्रा मिले, जैसे आ की मात्रा मिले, बड़ी ई की मात्रा मिले और बड़े ऊ की मात्रा मिले, ये हमारी कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक। आपको याद रखना है ग्रीस में क्या है, बड़ी ई की मात्रा, तो ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। अब हम जानेंगे कि गुण संधि क्या होती है। गुण संधि होती है कहीं पर भी आपको अगर ए की मात्रा मिले या फिर ओ की मात्रा मिले, कहीं पर भी आपको ए की और ओ की मात्रा मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र, राजेंद्र में ए की मात्रा है तो ये हमारी होगी गुण संधि। फॉर एग्जाम्पल परोपकार, परोपकार में क्या है हमारा, ओ की मात्रा है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई, ठीक है। अब हम जानेंगे यन संधि क्या होती है। देखो यन संधि होती है जब भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, जब भी य रै वै से पहले आधा व्यंजन आ जाए, ठीक है, आधा व्यंजन आ जाए, वो हमारी कौन सी होगी, यन संधि। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अत्यधिक, यहाँ पर यह है और यह से पहले क्या है, आधा व्यंजन है, तो जहाँ पर भी यह रै वै से पहले आधा व्यंजन आ जाता है वहाँ पर हमारी कौन सी होती है, यन संधि, ठीक है। और व्यंजन संधि के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, तो वो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जिज्ञासा का स्टिक समानार्थी है। यहाँ पे हमें जिज्ञासा का मतलब बताना है, ठीक है। जिज्ञासा का पहले ही मतलब देख लेते हैं, यहाँ पे हमें समानार्थी बताना है, यानी जो कि इसके समान है। जिज्ञासा क्या होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, ठीक है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासा होती है। अब कुछ बच्चे इच्छा पर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखो इच्छा दिया हुआ खाली, लेकिन हमें समानार्थी बताना, जो भी सबसे उचित विकल्प होता है हमें वही चूज करना होता है। उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब होता है बेचैनी, क्या होता है, बेचैनी, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानेप्सा। ज्ञानेप्सा का मतलब क्या होता है, कुछ जानने की इच्छा, तो जो समानार्थी होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिनको मापा या फिर तोला जा सकता है, ठीक है, वो हमारे होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। प्रणव 5 किलो दूध पी गया, बिल्कुल ठीक है, दूध को मापा गया है 5 किलो के अंतर्गत, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रणव 5 केले खा गया। देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर केले को मापा नहीं गया है, केले की संख्या बताई गई है, ठीक है, 5 केले, तो ये हमारा संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, परिमाण में हमें मापा या फिर तोला जा सकता है और संख्या में हमें संख्या बताई जाती है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर प्रणव का गुण बताया गया है कि वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण यानी जहाँ पर बहुतों में से कुछ को छांटा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 भागों में बांट दिया जाता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये हमारे वही होते हैं जो इंग्लिश के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, जिसमें मैं आता है, मध्यम पुरुष में तू या फिर आप आता है,
और अन्य के अंतर्गत यह या फिर वह आता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है, जहाँ पर भी आपको आप, स्वयं या खुद जैसे शब्द दिखाई दे, वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यह मेरी गुड़िया है, यह मेरी गुड़िया है, ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। या तो पास के बताएंगे या फिर पास दूर के बताएंगे, वह मेरा घर है, तो ये क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कई, इन तरह के वर्ड दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसने स्पेशल बात क्या बोली है, देखो जिस क्वेश्चन में अंडरलाइन करके नहीं दिया होता कि कौन सा सर्वनाम है, आपको देखना है कि जिस बात पर ज़्यादा बल दिया जाए उसी से रिलेटेड हमें जवाब देना है। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा वह मेरा है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इसने बता दिया है, निश्चित कर दिया कि वह मेरा घर है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है कि कहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय का यूज़ हुआ है। देखो भाववाचक क्या होता है, भाववाचक जो कि जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बुलावा, चचेरा, सौजन्य, लखेरा, इसमें किस चीज़, कौन से वर्ड के अंतर्गत आपको भाव लग रहा है। देखो बुलावा यानी किसी को बुलाना, तो इसमें तो कोई भाव नहीं होता। चचेरा, चचेरा क्या होता है, जो भी हमारे चचेरे भाई बहन वगैरह होते हैं, मौसी काका ताऊ के लड़के, वो। ठीक है, सौजन्य, सौजन्य क्या होता है, सूजन का भाव। ठीक है, सूजन यानी उदारता का भाव, किसी की तरफ ये नहीं होता, दया सी आती है, वो वाला भाव। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है सरसिज शब्द में कौन सा समास है, सॉरी गाइस। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा समास है। देखो सरसिज का मतलब क्या होता है, तालाब में उत्पन्न। ठीक है, तालाब में उत्पन्न। तो जहाँ पर भी आपको कारक चिन्ह दिखाई दे, जैसे में दिखाई दिया, वहाँ पर हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर जो है उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो उपसर्ग कहाँ पर आते हैं, शब्द से पहले। ठीक है, तो सबसे पहला है अनुत्तर, अनुपम, अनुद्गार, अनुगमन। तो कहाँ पर अन प्रत्यय का यूज़ नहीं हुआ है, तो देखते हैं। देखो अन उत्तर, तो यहाँ पर भी उपसर्ग का यूज़ हुआ है, अन जमा में उत्तर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अन प्लस में उपम, अनुपम, अन प्लस में उद्गार, अनुदार। अब यहाँ पर देखते हैं अन प्लस में उगमन, उगमन कोई शब्द नहीं होता, गमन होता है। तो यहाँ पर अनुप्रत्यय का यूज़ हुआ है, तो जो ये हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है। आप सबको पता है विसर्ग वाले शब्द कौन से होते हैं, हमारे संस्कृत शब्द। और संस्कृत शब्द कौन से होते हैं, जो कि तत्सम शब्दों से बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा TGT 2022 का पेपर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज।